नमस्कार, जेके चैनल पर आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम समय समय पर कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर हाजिर होते हैं। उन ज्वलंत मुद्दों पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं, राजनेताओं को लेकर हाजिर होते हैं। और आज भी हमारे इस खास कार्यक्रम में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं। उनका परिचय करवाना बहुत सीमित सी बात है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता रहती है। तो उस औपचारिकता को निभाते हुए हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, 3 बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जो पार्टी की सीईसी कमेटी है, इलेक्शन कमेटी है, उसके सदस्य भी हैं, सीनियर नेता हैं। शाहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। शाहनवाज साहब, एक तो सबसे पहले तो चूँकि इस समय जो करंट इशू है सबसे देख रहे हैं हम कि कर्नाटक के चुनाव और उसके नतीजे, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या माना जाए कि ये चुनावी नतीजे अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि पार्टी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और रिजल्ट्स कुछ और आए? क्योंकि जिस तरह के समीकरण हम देख रहे थे कर्नाटक में, जिस तरह का पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा अंतर्कलह था, येदियुरप्पा एक फैक्टर था जो पार्टी से बाहर हो गए, क्या माना जाए कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है? नहीं, वहाँ पिछली बार भी जब हम जीते थे तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज हमसे ज़्यादा था। हम कम वोट लेकर सरकार में थे जी, क्योंकि उनका वोट कई जगह था और हमारा जो बॉम्बे कर्नाटका कहा जाता उस बेल्ट में बहुत असर था। और ये सही है कि जब एक बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रहे वो पार्टी से चले गए और पार्टी में दिक्कत आई, तो हम जगदीश शेट्टर जी के नेतृत्व में काम को हमने बहुत अच्छे से शुरू किया। लेकिन जो बदनामियां थी पुरानी सरकार की जी, वो हमारी पार्टी से बाहर हो गए, वो हमारी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन उनके किए हुए काम की जिम्मेदारी भी बीजेपी को लेनी पड़ी। और जो जगदीश शेट्टर जी ने अच्छा काम किया वो हम प्रचार नहीं कर सके। तो एक शायर ने कहा ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जो जनता है, आवाम है, वो हमसे क्यों रूठी? वो हमारे यहाँ जो लीडरशिप क्राइसिस हुआ, कई मुख्यमंत्री बदले गए और पार्टी का एक बड़ा धड़ा हमसे अलग हुआ जी, तो हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, इसका अंदाज़ा था। मैं भी कैंपेन में गया था। लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा खुश नहीं होना है, वो हमारी कमियों पे जीती है, अपनी खूबी पे नहीं जीती। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में डूबता हुआ जहाज है वो। और अगर वो ये सोच रहा है, कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं कि कहीं कर्नाटक का तिनका उसको बचा लेगा, तो ये कांग्रेसियों की बड़ी भूल है। वहाँ बीजेपी शासन तो हमने दिया, लेकिन जो हमसे उम्मीदें थी हम पूरा नहीं कर सके, इसलिए लोग हमसे नाराज़ हुए। लेकिन हम वापस आएंगे। वो अटल जी ने एक कविता लिखी है, आपको पता है कि क्या हार में क्या जीत में, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। तो हम नया गीत गाएंगे कर्नाटक के अंदर और लोकसभा में परिणाम को पलट कर दिखाएंगे। आपने कहा कि गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा या गलतियों की वजह से हम कर्नाटक में हार गए। येदियुरप्पा को पार्टी से अलग करना, ऐसे में क्या माना जाए पार्टी का सही निर्णय था? देखिए, निर्णय सोच समझ के किया गया निर्णय था। क्या है कि जिस तरह के चार्जेस उन पर लगे थे और जिस तरह की शर्तें वो रख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक इंतज़ार की, लेकिन हमने अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी 80-90 सीट लाकर भी कभी प्रधानमंत्री की जोड़ तोड़ नहीं की, असूलों पर टिके रहे। चंद्रशेखर जी 40-50 एमपी से प्रधानमंत्री बन गए थे। तो असूल था कि अगर करप्शन का चार्ज है तो उनको मुख्यमंत्री नहीं रहना। अगर हम कांग्रेस की तरह कहते कि नहीं ये रहेंगे ही, तो आपस में फूट इतनी बड़ी नहीं होती। तो हमने असूल के लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश और उसका सिद्धांत, तो हमने अपने सिद्धांत के लिए सरकार गंवाई, लेकिन गंवाई। चलिए, ये अलग बात है कि येदियुरप्पा भी अलग होकर कोई खास कमाल नहीं कर पाए। हाँ, थोड़ा डैमेज किया हमारे वोटों को। अगर जो सीटें वो लाए और जो सीटें हमारी, कई जगह हमारे वर्कर उस उत्साह से जितना पिछले चुनाव में लगे थे, ऐसे तो हमारे सारे वर्कर यूनाइट थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दिनों से आदमी पार्टी में काम करता है तो उसका एक असर तो हो ही जाता है। शाहनवाज साहब, जैसा हम देख रहे हैं कि
जो चुनाव हैं, जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 2012 में जो 7 राज्यों में चुनाव हुए, भाजपा केवल एक राज्य में रिवाइव कर पाई, गुजरात। हिमाचल जो है वो आपसे निकल गया, उत्तराखंड आपसे निकल गया, पंजाब में थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपका रहा, अकाली जो है वो चलिए फिर से सरकार में आ गए, अभी कर्नाटक आपके हाथ से निकल गया। उसके बावजूद भी पार्टी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस की पकड़ जनाधार में कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस टूटता हुआ जहाज आप है। 2002 को याद कीजिए, ये हिमाचल भी कांग्रेस का था, ये कर्नाटक भी कांग्रेस का था, ये उत्तराखंड भी आप जानते हैं कि जिस तरह कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के, अब आप कहेंगे मैं कोई ज्योतिषी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड और कर्नाटका कांग्रेस के पास था, तब हम देश की सत्ता में आए। फिर से ये कांग्रेस के पास लौटा है, लेकिन हम देश की सत्ता में आएंगे। राज्यों के चुनाव में देखिए, उत्तराखंड में और कर्नाटक में और हिमाचल में, हिमाचल और उत्तराखंड में हम थोड़े थोड़े से रह गए, एक आध सीट का अंतर था, लेकिन गुजरात जीते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव होंगे, दिल्ली के, इन चारों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ फिर से जीतेंगे, हैट्रिक बनाएंगे, तीसरी बार गुजरात की तरह जीतेंगे, और दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अभी 2 उपचुनाव था, कल उसके नतीजे भी आए, वो दोनों कॉर्पोरेशन की सीट हमने जीती। और राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया की लहर चल रही है। मैं गया था सवाई माधोपुर में, देखा है, लोग एकदम तैयार हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत देने के लिए। लेकिन केंद्र का जो माहौल है कि आज आप जेपीसी बनती है, 2G स्पेक्ट्रम पर लूट मचती है, आप खुद को क्लीन चिट दे देते हो, प्रधानमंत्री जेपीसी में आते नहीं, कहते पीएससी में आने को तैयार है, और राजा आना चाहते हैं, उनको बुलाते नहीं, और बाद में अपने को क्लीन चिट दे दिया। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतनी बड़ी टेलीफोन की क्रांति की, उनको बदनाम करने के लिए रिपोर्ट में डाल दिया। कोल गेट में जहां प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं, जो खुद कोयला मंत्री थे, जहां कानून मंत्री है, कानून मंत्री किसके लिए काम कर रहे थे? अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, क्योंकि अश्विनी कुमार तो कोयला मंत्री थे। उस पे तो आज सुप्रीम कोर्ट की बहुत तल्ख टिप्पणियां आई हैं। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि सरकार सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है, सरकार मालिक की तरह काम कर रही है जी। और सरकार को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को देखने का कोई अधिकार नहीं था। तो क्या जो गलतियां कर रही हैं, क्या प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर रहना चाहिए? क्या कानून मंत्री को इस टिप्पणी के बाद पद पर रहना चाहिए? क्या रेल मंत्री, जिनके खिलाफ सारे सबूत हैं, उनको पद पर रहना चाहिए? तो आप भ्रष्टाचार करोगे और बाद में आप सवाल करेंगे संसद नहीं चली। अरे आप भ्रष्टाचार करोगे, दोनों पंजा से लूटोगे, और हम पार्लियामेंट में बैठकर ताली तो नहीं बजाएंगे। हम कहते हैं कि आप मंत्रियों का रिजाइन कराओ, पार्लियामेंट चलाओ, लेकिन उन्होंने मंत्री का रिजाइन नहीं कराया, साइनेडाई करा दिया। तो अब कांग्रेस के लिए भी साइनेडाई का मौका आ गया है। ये पार्लियामेंट से बचकर भागे हैं, आज पार्लियामेंट को रोक कर भागे हैं। लेकिन जनता को लगता है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि ये एक विचारधारा है, ये एक सोच है लोगों की कि किसी राजनीतिक दल में कोई फ़र्क नहीं है, ये सरकार और विपक्ष की सांठगांठ होती है कि हम बाहर हो जाते हैं, आप संसद चलने नहीं ना दीजिए तो हम भी बरी और आप भी बरी। देखिए, संसद किस लिए? संसद है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे जाएंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि संसद में जी बहस करो। जहाँ सरकार का नैतिक पतन हो चुका है, जहाँ भ्रष्टाचार की लकीरें दिख रही हैं और भ्रष्टाचारी मंत्री जवाब दे रहा था, क्या भ्रष्टाचारी मंत्री की सरकार के खिलाफ मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ जाएं? हम हंगामा क्यों कर रहे थे? क्या हमें अच्छा लगता? हम विपक्ष में हैं, हमें तो यही मौका मिलता है कि हम सरकार को घेरें बहस के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास तर्क की कमी नहीं। जब हम बहस करेंगे तो ज़रूर कांग्रेस को डॉक में खड़ा करेंगे, लेकिन हम बहस नहीं कर रहे, हम रिजाइन मांग रहे हैं। तो संसद में मांगा, अब सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये सरकार देश के हित में नहीं है, दोनों हाथ से लूट रही है, महंगाई बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। आखिर इस देश का क्या होगा? क्या कांग्रेस की जागीर है ये देश? इसलिए कांग्रेस की जागीरदारी को तोड़ेंगे और सड़क पर लड़ाई अब होगी, निर्णायक लड़ाई होगी। इमरजेंसी में जिस तरह की लड़ाई हुई थी, उस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। शाहनवाज साहब, मैं फिर आपको कर्नाटक लिए चलूँगा।
कर्नाटक में चुनाव जीतना, पार्टी का परचम लहराना, साउथ में ये पहली उपलब्धि थी पार्टी की, और एक ही उपलब्धि के बाद पार्टी जो है वो वहाँ से जनाधार खो देती है। क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ा सेटबैक है पार्टी के लिए? सेटबैक तो है, साउथ में ओपनिंग के साथ ही क्लोजिंग हो जाती है। देखिए, दक्षिण में कमल खिला, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 4 सीट थी 93-4 में, 4 से 40 आए, 40 से 90 गए, 90 से बहुमत पाया और फिर 40 पे आ गए, और फिर लौट के 40 पे आ गए। तो दुख तो हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडियन क्रिकेट टीम की तरह है। एक मैच हार गए तो ये मत मानिए कि हम अगला मैच नहीं जीतेंगे। एक मैच हार गए, हमारे नहीं चले बल्लेबाज, टीम बटी नजर आई, क्योंकि टीम का एक कैप्टन चला गया था जी, और नया कैप्टन बनाया, उसकी रणनीति जो बनाई वो सफल नहीं हो पाई, टाइम कम था। लेकिन अगला मैच जीतेंगे, कांग्रेसियों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे बड़ा मैच जो है वो 2014 का चुनाव देखा जा रहा है। अभी तक जैसा हमने कहा कि 2012 के चुनाव देखिए तो पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। 2013 की शुरुआत में कर्नाटक, नवंबर में सारी सीटें जीत के देंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, 4 कमल लाएंगे। 2013 की शुरुआत में कर्नाटक निकल जाता है। 2014 का चुनाव, उससे पहले उसमें भी हम ये बात करें कि पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बहुत बड़ी कश्मकश है। कहाँ कश्मकश है? हमारे विरोधियों के बीच में कश्मकश है, हमारी पार्टी में तो कोई इस बात को लेकर कश्मकश नहीं है। पार्टी जब चुनाव आएगा, अभी कांग्रेस जिस हुकूमत में है वो तो बताने को तैयार नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, और हम आने वाले हैं, हमारी उम्मीद पक्की है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री हमारा बनने वाला है, इसलिए चर्चा हमारी पार्टी की। कांग्रेस के बहुत सारे नेता हम देख रहे हैं, राहुल जी की अगुवाई में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा। कहिए किसी कांग्रेस के नेता को हिम्मत है तो बोल दे जेके चैनल पे आके कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भाजपा भी अपना उम्मीदवार नहीं दिखा पा रही। हमारे यहाँ सिस्टम है, यहाँ हमारे यहाँ एक नेता की पार्टी नहीं है, ये संसदीय बोर्ड है, और जब चुनाव का वक्त आएगा तो संसदीय बोर्ड बैठेगा, नेता का ऐलान करना कि नहीं करना तो किसको करना, एनडीए को और बढ़ाना है क्या, कुछ और लोग जोड़ने हैं क्या, इन सब बात पे पॉलिसी मैटर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुषमा जी, जेटली जी, राजनाथ सिंह जी, वेंकैया जी, थावरचंद जी, रामलाल जी, नरेंद्र मोदी जी सब मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि संसदीय बोर्ड में ये सारे लोग सदस्य हैं। शाहनवाज जी, ये हालांकि ये कहा जाता है कि मीडिया जो है वो बाल की खाल बनाता है, नरेंद्र मोदी जी का नाम अंतिम में लेना, सबसे अंत में लेना। नहीं, मैंने सीक्वेंस से लिया है, क्योंकि आपको नाम ठीक से सुनाई दे, बीच में लेता तो आप कहते कि नाम नहीं लिया। वही एक मुख्यमंत्री हैं जो संसदीय बोर्ड में, अब कहिए तो मैं सबसे पहले ले लूँ, वो मैंने वो सीक्वेंस नहीं देखा, उसमें कई नाम को आगे पीछे। अब डॉक्टर जोशी जी का नाम मैं उसमें नहीं लिया, कहीं तो वो भी नाम जोड़, कहीं हद तक ये मुश्किल लग रहा है पार्टी के लिए निर्णय लेना कि उम्मीदवार कौन हो, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। 15 अगस्त जो लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा 2014 में, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हाथ से लाल किला पर झंडा फहराया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह सूरज का उगना तय है, और नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं। बीजेपी का प्रधानमंत्री पद पाना तय है, एनडीए की सरकार तय है, और जब चुनाव आएगा उससे पहले भी संसदीय बोर्ड को ये अधिकार दीजिए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, ये राजतंत्र तो नहीं है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया जाता है। क्या कहती है डेमोक्रेसी कि सांसद, जब भी कोई प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार तय भी हो जाए तब भी संसदीय दल की बैठक होगी और सांसद कहेंगे, उसके नाम को अप्रूव करेंगे और वो बनेगा। जनता सांसद चुनेगी, सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे और संसदीय बोर्ड उसको गाइड करेगा। तो वक्त आने दीजिए। लेकिन ये इस पर हम देख रहे हैं कि जो पार्टी के विभिन्न नेता विभिन्न फोरम पर कुछ वर्ग, एक वर्ग जो है वो माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के सपोर्ट में है, एक बहुत बड़ा वर्ग जिसमें संघ परिवार हो, वीएचपी हो, और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जो पार्टी का कैडर है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता है।
ये बहुत कश्मकश का निर्णय है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आप प्रवक्ता की तरह मुझे बता रहे हैं। जो जानकारी आप दे रहे हैं मेरे लिए नई जानकारी है, मुझे नहीं पता कौन किधर है। आपके पास अगर कोई आया है विश्व हिंदू परिषद से या आरएसएस से या हमारे कैडर की कोई चिट्ठी आई हो या कोई प्रेस नहीं, रिलीज ये तो हम देख रहे हैं, ये तो जो तमाम टेलीविजन चैनल्स पे हम देख रहे हैं। नहीं, टेलीविजन चैनल सिंघल जी बड़ी गर्जना से कह रहे हैं कि हम मोदी जो है वो आने चाहिए प्रधानमंत्री। सिंघल जी भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हो, आपको अपने किसी नेता के बारे में चॉइस का अधिकार तो है लोकतंत्र में, लेकिन फैसला तो संसदीय बोर्ड को करना है। क्या संसदीय बोर्ड को डिमोलिश कर दें? चलिए, ये तो हम मान के चले कि 2 प्रतिनिधि हो सकते हैं, 2 उम्मीदवार हो सकते हैं, या आडवाणी जी या नरेंद्र मोदी जी। कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता हो सकता है, आप ये ऑप्शन पे तय मत कीजिए। चलिए, इसके साथ साथ ही यहाँ तक हम बात करें शाहनवाज साहब, रियासत के संबंध में, चूँकि 2014 में लोकसभा का चुनाव होना है, रियासत में भी जो स्टेट इलेक्शंस हैं वो 2014 में ड्यू हो जाएंगे। जी जी। यहाँ हम क्या मानकर चलें कि पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? यहाँ एक अच्छा शासन बनाना। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी की रोल में थी और हम चाहेंगे कि हमारा रोल बढ़े। हम एक बिना भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार यहाँ पर ना आए वजूद में, इस रणनीति पर हमारी पार्टी काम कर रही है। शाहनवाज साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2008 के जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ की बात करें तो करीब 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकती थी। 11 सीटें हासिल कर पाई, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इस बार भी हालांकि उस समय क्या इशू था, उस इशू को लेकर कहाँ किसने प्लस माइनस किया, इस बार जो वो सब जानते हैं। अंदर का आकलन है वो 19 अंतर कला जो पार्टी की है, मिनिमम 19 सीट जीतेंगे हमारा। अंतर कला जो पार्टी की है, जो ग्रुपिज्म है, वो एक बड़ा फैक्टर रहा है जम्मू कश्मीर में। हम बहुत बारीकी से उन चीजों को देखते हैं। सारी ग्रुपिज्म को खत्म करेंगे। लोकतंत्र जहाँ है ना, जिस पार्टी में, बहन जी की पार्टी में, बसपा में क्या ग्रुपिज्म होगा? एक बहन जी की कुर्सी, बाकी सब लोग। मुलायम सिंह जी के यहाँ मुलायम सिंह जी वही, लालू जी के यहाँ लालू जी वही, सोनिया जी के यहाँ सोनिया जी और सब वही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसको ग्रुप मत कहिए, ये लोकतंत्र कहिए। लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलती है तो उसको लोग कह देते हैं ग्रुप है। ग्रुप नहीं है। हर आदमी को बात रखने का अधिकार है, हर कार्यकर्ता को, और सामूहिक निर्णय करेंगे, तो इसलिए अलग अलग वॉइस होता है, उसको ग्रुप नहीं कह सकते आप। चलिए, ये कहा जाए कि सियासत में है और सियासत नहीं करते हैं। सियासत में है, सियासत को इबादत समझ के सियासत करते हैं। ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा होता नहीं। हमारे लिए अगर ऐसा होता तो आज देश के भारतीय हालात जनता कुछ और पार्टी होते। अगर सियासत करती तो किसी से हाथ मिला लेती, किसी के साथ जुड़ जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सियासत को इबादत मानती है। उसका नमूना हम देखते हैं, रियासत में क्रॉस वोटिंग होती है एमएलसी चुनावों में, हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई। आप जानते हैं कि उसकी वजह से हमें निर्णय भी कठोर करने पड़े। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है रियासत के लोगों में, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, उनमें एक कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि वो जो विधायक जो निलंबित किए गए, वो अब भी क्या पार्टी के भीतर हैं या बाहर हैं, क्योंकि एमएलएशिप तो स्टिल उनके साथ है, वो अब भी विधानसभा में है। सरकार या स्पीकर आप भी उन्हें जो टाइम देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से टाइम देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन पार्टी क्लियर क्यों नहीं कर रही? पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं। नहीं, कन्फ्यूजन क्या, वो अभी पार्टी में निलंबित हैं, ये तो पता ही है आपको। एमएलएशिप को लेकर पार्टी को स्टैंड नहीं ले रही अभी, तो इस पर कोई विचार नहीं किया हमने। चलिए, मैं रियासत से जुड़े मुद्दों पर आऊँगा। 2014 का चुनाव, क्या मुख्य एजेंडा क्या रहेगा रियासत से संबंधित? रियासत में देखिए, एक अच्छी सरकार देना। किन मुद्दों पर? साफ सुथरी सरकार, जम्मू कश्मीर की तरक्की वाली सरकार। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज कुछ लोग हैं बहुत अमीर हो गए और बाकी लोग गरीब हो गए, ये मसावात की सरकार, एक बेहतरीन सरकार, लोगों की उम्मीद की सरकार, वो देना है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो मदद की, उसके बाद तो कोई मदद जम्मू कश्मीर को मिली नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की रोल रखेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, एक और मुद्दा जो है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि इस बार फिर हम हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। किसने घोषणा की?
मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, तर्जुमान हूँ, स्पोक्स पर्सन, और जो मैं कहूँगा वो मेरी पार्टी की बात कही जाएगी, क्योंकि मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। सिर्फ भाजपा के नेता से अगर आप सवाल जवाब करते तो बात होती, लेकिन आप तो मुझे फिर जानकारी दे रहे हैं। किसने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेंगे? चलिए ये माना जाए हिंदुत्व का मुद्दा नहीं होगा चुनाव में। हिंदुत्व हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा ही नहीं रहा कभी। कभी हम पर थोपा जाता है। हम तो आम आदमी के जुड़े मुद्दे पर लड़ते हैं। जहाँ तक आस्था का सवाल है, हिंदुत्व का सवाल है, हम हिंदुत्व को राष्ट्रीयता मानते हैं, राष्ट्रवाद मानते हैं, और हमारे विरोधी उसको हिंदुत्व कह के हम पर थोपते हैं। हम उसको, इस मुल्क से मोहब्बत को आप हिंदुत्व कह दें या राष्ट्रवाद कह दें या हुब्बुल वतनी कह दें उर्दू में, तो हुब्बुल वतनी हमें स्वीकार है, तो कई लोग उसको राष्ट्रवाद कहते हैं, कई लोग उसको हिंदुत्व कह देते हैं। नहीं, ये तो हम अभी बहुत चर्चाएं चली इस पर कि पार्टी फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, पार्टी फिर से राम हिंदुत्व के मंदिर का मुद्दे पर मामला चुनाव तो लड़ेगी। अदालत में है, कहाँ कहीं चर्चा नहीं चली। मैं दिल्ली में रहता हूँ, रोज ब्रीफिंग करता हूँ, कभी ये सवाल मेरे सामने नहीं आया। पार्टी महंगाई और भ्रष्टाचार और इस देश की जो आर्थिक स्थिति है, विदेश नीति है, जिस तरह देश कमज़ोर पड़ रहा है, इन सारे मुद्दों पर चुनाव में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो राम मंदिर का मुद्दा है वो आस्था के प्रतीक के तौर पे बीजेपी ने लिया, उसका कभी राजनीतिक लाभ हमने नहीं लिया। शाहनवाज साहब, ये हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव या राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव या कभी धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी। 370 का अभी भी है। क्या हम माने कि पार्टी अब उसको अपनी विचारधारा से अलग कर चुकी है? एकदम नहीं। जम्मू में आया वो धारा 370 को खत्म किया जाए, इसी पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए, वो मांग कर रहे हैं कि 370 किस लिए? ये कश्मीर के अंदर जो लोग पहले पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे थे, जो लोग, वो तो पाकिस्तान जन्नत नहीं हो तो दोज़ख बन गया। वहाँ तो ड्रोन के हमले होते हैं, वहाँ मस्जिदों में बम फट जाते हैं, कोई जगह सुरक्षित नहीं। तो यहाँ कश्मीर का मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रह रहा है, उसके लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी उसको नहीं मिल सकता। और ये बड़ा मुल्क है, इस बड़े मुल्क में आप सोच के लोग बने हैं। कुछ लोग होंगे जो सियासत की दुकान चला रहे होंगे, लेकिन आम कश्मीरी भी चाहता है कि एक मजबूत हिंदुस्तान के साथ रहें, और वो मजबूत हिंदुस्तान में मसावात है, सबको बराबरी है। जो अधिकार आपको मिला हुआ है वही अधिकार मुझे है। मेरा मज़हब, आपका मज़हब, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो इतने अच्छे मुल्क में सबको साथ लेकर चलने की कल्पना हमारी है। लेकिन उसका तजुर्बा हमें बताता है। 2002 का चुनाव होता है, रियासत स्टेट इलेक्शन, मैनिफेस्टो में धारा 370 का जिक्र नहीं होता कहीं भी। 2008 के चुनाव होते हैं, वहाँ कोई जिक्र नहीं होता। इसे क्या माने? ये तो दिल में बसा हुआ है साहब। धारा 370 जो है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। धारा 370 लोग जानते हैं, राम और श्याम भाई भाई हैं, तो रोज़ नारा लगाते हैं क्या? आप अपने घर में नारा लगाते हैं रोज़ कि आपके जो भाई होंगे हम भाई भाई? नहीं लगाते हैं ना, वो तो आप भाई हैं। धारा 370 समाप्त होना चाहिए। बीजेपी का मुद्दा है, था और रहेगा। इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। भाजपा बोलिए और 370 हटाइए, ये तो बीजेपी का नाम लेते लोग समझ जाते हैं कि 370 हटाने वाली एजेंसी है ये। देखिए, कश्मीर मुद्दे पर, कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, किसी को कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन उसी मुद्दे पर भाजपा को स्टडी ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम कश्मीर मुद्दे को फिर से स्टडी करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला देंगे अपना? देखिए, बड़ी बड़ी कमेटी बन रही है, और भाजपा के पास, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस राजनाथ सिंह जी जो आज फिर से अध्यक्ष हो गए, उनके नेतृत्व में कमेटी, और मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जी। और कश्मीर को सिर्फ भाषणों से नहीं समझना है। हम कांग्रेस नहीं है, हम और सोकल्ड सेकुलर पार्टी नहीं है जो भाषण से ही सेकुलर हो जाते हैं। हम हर प्रॉब्लम को समझते हैं। तो इसके लिए अप्रिशिएशन होना चाहिए कि बीजेपी ने कश्मीर के लिए कमेटी बना के, हम गए, लोगों से बातचीत किया, पूरे प्रॉब्लम एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। इसलिए राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में वो कमेटी बनी और हम लोग गए। आई ओपनर था, हम कहाँ कहाँ गए, जाकर देखा लोगों में कितना, आज भी जो पाकिस्तान से लोग आए वो रिफ्यूजियों से की हालत में रह रहे हैं। उस ज़माने के जो मकान हैं वैसे,
और मैं बीजेपी में इतने दिनों से काम करता, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। तो ज़मीनी सच्चाई जाकर देखने में तो हमको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ ज़मीनी सच्चाई की आप बात कर रहे हैं, एनडीए शासनकाल रहा, पीओके रिफ्यूजीज़ का मसला तो तब भी था, नागरिकता का मसला तो तब भी था, आप कुछ नहीं कर पाए, केंद्र में बैठे? नहीं, उस वक्त हमने जो बहुत सारी कोशिशें की हैं, और इस बार तो फुल मेजॉरिटी आ रही है हमारी, देखिए हम क्या क्या करते हैं। चलिए शाहनवाज साहब, का अंतिम सवाल ये है, आज का अंतिम, फिर तो आऊँगा ये बिल्कुल देश के मुस्लिम समुदाय को या जम्मू कश्मीर के मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ी अलग सी विचारधारा है। क्या है वो आप भी समझते हैं? मैं सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आता हूँ। पहले किशनगंज से जीता, जहाँ 67 करीब 70% मुस्लिम आबादी। तीसरी बार जीत कर आया हूँ पार्लियामेंट। और बहुत जिम्मेदारी से कश्मीर के भी मुस्लिम भाई को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आप सेकुलर समझते हैं, वो सेकुलरिज्म की परिभाषा बदल गई। इफ्तार पार्टी होना, एक टोपी पहन लेना, एक रुमाल रख लेना, 2 खजूर खा लेना, हो गए सेकुलर। मज़ार पे जाके चादर चढ़ा देना, अरे हमारे बुजुर्गों के मज़ार किसी के चादर के मोहताज नहीं है। वही सेकुलर होगा जो हमारे गरीब बच्चे और हमारी महिलाएं जिनके तन पर जो फटा हुआ कपड़ा उस पर चादर डाले, तो सेकुलर मानेंगे। पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, गुजरात की तरह, जिस तरह गुजरात में आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है, जिस तरह मध्य प्रदेश में आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है, जिस तरह छत्तीसगढ़ में, जिस तरह कर्नाटक में हमने अक़लियतों की हालत अच्छी की है। शासन में बराबरी देना, इस देश के मुसलमानों को बराबरी चाहिए, और बराबरी और मसावात कोई पार्टी दे सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ये ड्रामा से देश नहीं चलेगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने एक शुरू किया था इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी किया, ये कर लिया, एक कंधे पर चादर रख लिया, एक टोपी पहन ली, फोटो खिंचवा लिया, हो गए सेकुलर। क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा होगी? कौन इस देश में सेकुलर है? अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, तो जिन लोगों ने ज़्यादा हुकूमत किया वो सेकुलर कह सकते हैं अपने आप को? भारतीय जनता पार्टी ने 5-6 साल हुकूमत किया है। अगर ये गरीब है, बेरोजगार है मुस्लिम जी, तो किसके वजह से है? जिनको सेकुलर माना उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा दिया है। इसलिए मैं कश्मीर के नौजवानों से अपील करता हूँ और पूरे देश के मुस्लिम नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो कांग्रेस की बेरियां को तोड़िए, आगे आइए और ये साबित करके दिखाइए कि हिंदुस्तान के अंदर जो बराबरी देगा, जो आपको एजुकेशन देगा, रोड, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, नौकरी, रोजगार जी, वो हमारा अपना कहलाएगा, वो सगा कहलाएगा। खाली टोपी पहन लेना, चादर ओढ़ लेना, खजूर खा लेना, इससे सेकुलर हो जाएंगे? अब वो चलने वाला नहीं है, सब समझते हैं, ये पब्लिक है। अब मुस्लिम भी थोड़े पढ़े लिखे हो गए, पहचान रहे ढोंगी नेताओं को। चलिए शाहनवाज साहब, चूँकि आपको समय की थोड़ी कमी है और इसलिए हम इस कार्यक्रम में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि आप फिर से जम्मू कश्मीर आएंगे तो हम फिर से आपसे मुलाकात का समय लेंगे। बहुत नाम सुना था आपके चैनल का, और इतना अच्छा दफ्तर और इतनी अच्छी आपकी एंकरिंग, तो मैं समझता हूँ कि मुझे ही ख्वाहिश थी कि कभी मैं नेशनल चैनल पे तो बराबर, आपके चैनल पे भी वहाँ से मेरी खबरें आती हैं, लेकिन रूबरू होकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आवाम से बात कर सकूं, और इसके लिए जेके चैनल से बढ़िया तो कोई चैनल हो नहीं सकता बात करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। जी शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ आज शाहनवाज हुसैन साहब। बहुत सीधी और स्पष्ट बातें हुई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, मुद्दों और रणनीति को लेकर। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।